शुरुआत कर रहे हैं मानसून की खबर से। मानसून की तेज रफ्तार ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने के बाद भारी नुकसान की खबर है। नाला ओवेरा इलाके में बादल फटने के बाद आए मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। होटल के कमरे में मलबा घुस गया। सड़क पर पत्थर और पानी के साथ आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। तेज बारिश के बाद पहाड़ों से आए पानी और मलबे ने कोहराम मचा दिया। ये तस्वीरें आप पहलगाम की देख रहे हैं। टनों मलबा जो है वो पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में आ गया और मकानों में, होटलों में, दुकानों में मलबा घुस गया। अभी आप देखिए किसी होटल के अंदर की तस्वीर है और यहाँ मलबा घुस चुका है। बिजली गुल है और इसी बीच लोगों को वहाँ से निकालने का काम भी जारी है। और पहलगाम में कल शाम 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद रात 8 बजे से 9 बजे के बीच ये फ्लैश फ्लड आया और पहाड़ से पानी के साथ साथ काफी मात्रा में मलबा नीचे आ गया जो पूरे इलाके में फैल गया। कई घरों में, होटलों में भी ये मलबा घुस गया। और बताया जा रहा है कि पहलगाम के अबूरा और देहवाथू की जंगली पहाड़ी पर एक छोटी सी जगह पर बादल फटने के बाद भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आ गया जो आगे बढ़कर लिड्डर नाले में मिल गया और बाढ़ का पानी और मलबा इलाके के कम से कम 3 से 4 होटल्स में घुस गया। इसके बाद वहां मौजूद टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की वजह से शेषनाग नाला और लिड्डर नाले का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया। हालांकि खतरे के निशान के अभी नीचे ही बताया जा रहा है। ये तस्वीरें रात के वक्त की हैं जब बादल फटा। उसके बाद टनों मलबा पानी के फोर्स के साथ जो है वो होटलों में घुस गया, लोगों के मकानों में घुस गया। आप देखिए लोगों को चलने में उसमें कितनी दिक्कत हो रही है। ये तो होटल के अंदर घुसा हुआ है, जो नीचे और मकानात होंगे वहाँ पर क्या आलम होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को। ये पहलगाम की तस्वीरें हैं जहाँ बादल फटा और बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। कई गाड़ियाँ मलबे में दब गईं, होटलों के अंदर मलबा घुस गया और उसके बाद लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों की तरफ भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम टूरिस्ट वहां मौजूद थे जिनका एक एक करके रेस्क्यू किया जा रहा है। होटल्स में जब ये मलबा घुसा तो वहां जितने भी टूरिस्ट थे उन्हें एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि वो सुरक्षित रहे, उन्हें कुछ भी ना हो। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये होटल का रूम है और उस रूम के अंदर इस हद तक मलबा भरा हुआ है और टूरिस्ट वहां मौजूद थे। बाहर अलग अलग राज्य से लोग जो है जम्मू कश्मीर की वादियां देखने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन इस दौरान मलबा आया और उनका रेस्क्यू किया गया। वहीं अनंतनाग में जारी लगातार बारिश और मानसून की तेज रफ्तार के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये अनंतनाग की तस्वीर देख रहे हैं आप। कुल मिलाकर के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदुस्तान में इस वक्त मानसून एक्टिव है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में मुश्किल कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का ख़तरा कई बार होता है। कई जगहों से बादल फटने की खबरें आ रही हैं और आप ये इस वक्त अनंतनाग की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ भी बारिश ने लोगों का ज़िंदगी जो है वो एक तरीके से अस्त व्यस्त कर रखी है। तो जहां पहलगाम की पहले आपने तस्वीर देखी जहां होटल्स में मलबा घुस गया था, और अब आप अनंतनाग की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग किस हद तक परेशान हैं। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। ये पहलगाम की तस्वीरें, इससे पहले अनंतनाग की हमने आपको तस्वीर दिखाई। पहलगाम में होटल्स में मलबा घुसा और किस हद तक लोग परेशान हैं। एक दूसरे की जान बचाने के लिए और उस मलबे से बाहर निकलने के लिए लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पहलगाम की तस्वीरें आपके सामने हैं। जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले जो है आसपास के लोग ही खड़े होते हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहलगाम, अनंतनाग, मेढर, रुद्रप्रयाग, शिमला, सिरमौर, ये तमाम जो पहाड़ी इलाका है इस वक्त जो है वो कुदरत की मार को झेल रहा है। कहीं बादल फटने से तबाही हुई है, कहीं नदियां जो हैं वो अपने रौद्र रूप में हैं और अपने सरहदों को तोड़ती हुई वो रिहायशी इलाकों में घुस रही हैं। कहीं मलबा गाड़ियों पर आ गिरा है, कहीं गाड़ियाँ मलबे के नीचे दबी हुई हैं। और इस वक्त कुल मिलाकर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चली है।
और भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल से उत्तराखंड तक कोहराम मचा हुआ है, तो मैदानी इलाके में भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 20 राज्यों में भारी बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के 30 शहरों में बारिश हो रही है, जिससे नदियों और नालों का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया है। तो जहां एक तरफ पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें यानी कि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आईएमटी ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और अब आपको दिखाते हैं चीन से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर। वहां बाढ़ के पानी में अचानक सैकड़ों जहरीले सांप दिखाई दिए। वीडियो देखकर लोग डर गए, सहम गए। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक बाढ़ के वीडियो में लोग कमर तक भरे पानी में लाठियों के सहारे गुजर रहे हैं, फिर सांपों को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सांप जो है बाढ़ के पानी में तैर रहा है। भारी बारिश से आई बाढ़ में 900 से ज्यादा सांप देखे गए, जिनमें से कई तो बहुत जहरीले बताए गए। यह भी कहा गया कि चीन के ग्वांगशी में सांप पालने का सबसे बड़ा सेंटर है और यहां दवाओं, चमड़े के सामान के लिए करीब 3 करोड़ रेंगने वाले जीवों को पाला जाता है। इसी जगह पर बाढ़ आने से बांध टूट गया और फार्म की दीवारें ढहने से ये जो सांप पाले गए थे ये रिहायशी इलाकों में घुस गए। ये आप जो वायरल वीडियो है वो देख रहे हैं। इसमें आप ये सांप जो देख रहे हैं, ये सांप तैरते हुए पानी में दिखाई दे रहे हैं। अब लोग इन सांपों को पकड़ रहे हैं क्योंकि चीन में इनको खाए जाने का भी चलन है और जहां पर ये बाढ़ आई वहां पर सबसे बड़ा सेंटर है, वहां पर इसका सांपों के पालने का भी काम किया जाता है। और जो बाढ़ आई तो जो फार्म था उसकी दीवार ढह गई और जो तमाम जो सांप पले हुए थे वहां, वो सब बाढ़ के पानी में बह गए। वहीं वियतनाम के फूक वोक द्वीप के पास हुए नाव हादसे में 15 भारतीय टूरिस्ट की मौत हो गई है। इंडियन एम्बेसी ने सभी 15 मृतकों की लिस्ट जारी की है और हादसे में मृतकों में तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरलम के 2 लोग शामिल हैं। फूक वोक द्वीप के पास नाव हादसे के वक्त नाव में कुल 36 लोग सवार थे और इनमें से 32 भारतीय पर्यटक, 3 क्रू मेंबर और 1 अटेंडेंट शामिल थे। हादसे में 15 भारतीयों की जान चली गई, जबकि अन्य 17 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के साथ साथ 21 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समंदर की लहरों के बीच अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वियतनाम के सबसे फेमस बीच डेस्टिनेशन पर लहरों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले सैलानियों के परिवार में सन्नाटा पसरा है। परिवार शोक में डूबा हुआ है। खुशियों के सफर के खौफनाक अंत की खबर सुनकर परिवार सदमे में है। इन हादसे में जिन 15 भारतीयों की मौत हुई है उनमें तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरलम के 2 टूरिस्ट शामिल हैं। हादसे में तमिलनाडु के जिन 10 टूरिस्ट की मौत हुई है उनमें एक तिरुचिरापल्ली के अलगू राजा भी थे। अब उनके घर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो तिरुचिरापल्ली के ही भीमनगर यानकई कट्टी मैदान में रहने वाले शेख अब्दुल्ला का परिवार भी मातम में है। हादसे में आंध्र प्रदेश के जिन 3 सैलानियों को समंदर की लहरों ने डुबो दिया उनमें कडप्पा के मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर श्रीधर मुदियम भी शामिल है। श्रीधर के साथ आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिले के 28 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर छुट्टी मनाने वियतनाम गए थे, लेकिन इस हादसे ने श्रीधर की फैमिली को कभी न भुलाने वाला जख्म दे दिया। अब फैमिली ने सरकार से श्रीधर के शव वापस लाने की अपील की है। वियतनाम में स्पीड बोट पलटने से हुए खौफनाक हादसे में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के मशहूर बिजनेसमैन गिल्ली किशोर की पत्नी जयश्री की मौत हो गई। हादसे के बाद मछलीपट्टनम में उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। वियतनाम के फूक वोक द्वीप पर हुए नाव हादसे में मारे गए सभी लोग छुट्टियां बिताने वियतनाम गए थे। जानकारी के मुताबिक एक मोबाइल कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वियतनाम टूर का आयोजन किया था और इसके लिए 250 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम वियतनाम गई थी, जिसमें तमिलनाडु से 170, आंध्र प्रदेश से 35 और तेलंगाना से 45 लोग शामिल थे। लेकिन ये अपनी खुशियों के सफर के दौरान तूफानी लहरों की चपेट में आ गए। तेज लहरों ने देखते ही देखते स्पीड बोट को अपनी आगोश में ले लिया। जो बोट लहर में पलटी उसमें भारतीय टूरिस्ट सवार थे।
समंदर की तेज लहरों के बीच पानी में गिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो बोट हादसे का शिकार हुआ उसमें आसपास कई और बोट भी मौजूद थे। इसमें सवार लोगों ने अपने पड़ोस की बोट पलटने के बाद उसमें सवार लोगों को बचाने के लिए समंदर में लाइफ जैकेट फेंकने लगे। शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे वियतनाम के बीच डेस्टिनेशन फू क्वोक में हुए इस हादसे में तमिलनाडु के जिन 10 सैलानियों को समंदर की लहरों ने अपना शिकार बना लिया उनमें सेंथिल कुमार जयवेल, मुरुगा प्रभु अरुमुगम, श्रीधर सुंदर राजन, शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद, बालाजी नटेसन, विनय कुमार चिथापुरम भास्कर, रविशंकर सुमुगरन, संतोष कुमार शांतिलाल जैन, बापू कुप्पुस्वामी, आलागुराजन शिवस्वामी शामिल हैं। तो वहीं हादसे में मारे गए आंध्र प्रदेश के 3 टूरिस्टों में से नल्लाकपेटा आदिशेषैया, श्रीधर मुदियम, जय लक्ष्मी गोल्ली और केरल के टूरिस्ट अविकोट चेरियन थॉमस लेवेनी थॉमस का नाम शामिल है। वियतनाम नाम हादसे में जो वीडियो सामने आए हैं उनमें लहरें उठती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे। नाव जब पलटी तो टूरिस्ट नाव के नीचे फंस गए, जिन्हें निकालने में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लहरों के बीच से बाहर निकाले गए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर CPR दिया गया और फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वियतनाम में हुए नाव हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने दुख जताया है। PM मोदी ने पोस्ट पर लिखा, वियतनाम के फू क्वोक के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुए नाव हादसे की दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायल बचे लोगों के जल्द ठीक होने की मैं प्रार्थना करता हूं। हमारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। हमारे अधिकारी वियतनामी अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में हैं। छुट्टियां बिताने वियतनाम पहुंचे लोगों की नाव हादसे में हुई मौत को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी एक्स पोस्ट के जरिए दुख जताया। नाव हादसे को लेकर इंडियन एम्बेसी ने हादसे में मारे गए सभी 15 इंडियन टूरिस्ट की लिस्ट शेयर करते हुए हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में स्पेशल इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाई जा सके। हो ची मिन्ह सिटी में मौजूद भारतीय दूतावास में +84 3628 7930 +84 91552 3714 और +84 33452 0414 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं हनोई में बनाए गए कंट्रोल रूम के लिए 084 91308 9165 नंबर जारी किया गया है। वियतनाम के जिस फू क्वोक द्वीप में उठी लहरों ने 15 इंडियन सैलानियों को अपना शिकार बना लिया, वो वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है। थाईलैंड की खाड़ी में स्थित द्वीप अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, शानदार रिजॉर्ट्स और सी लाइफ के लिए काफी फेमस है। यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटक आमतौर पर एन थोई बंदरगाह से बोट या स्पीड बोट किराए पर लेते हैं। हर साल करीब 7.5 लाख भारतीय वियतनाम जाते हैं और वियतनाम जाने वाले ज्यादातर इंडियन वियतनाम के सबसे फेमस बीच डेस्टिनेशन फू क्वोक द्वीप जरूर जाते हैं। वियतनाम भारतीयों के लिए बजट फ्रेंडली टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन शनिवार को यहाँ पहुंचे भारतीय सैलानियों को इस द्वीप ने ऐसा दर्द दिया है जिसे भुला पाना आसान नहीं है। और अब बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां के मजलिस पार्क इलाके की एक बिल्डिंग में कल रात भीषण आग लग गई। आग के लपटों में से पूरा इलाका घिर गया। एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद धमाका हुआ और ये आग लग गई। छत पर रखा एसी का आउटर सेट, वहां से आग की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे आग फिर नीचे मंजिल तक आ गई। खबर मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 8 गाड़ियों को लगाया गया। तीसरी मंजिल पर लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। इस बीच गनीमत ये रही कि वक्त रहते बिल्डिंग से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे आग में कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये दिल्ली के मजलिस पार्क की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां एक इमारत में भीषण आग लग गई। एसी आउटर यूनिट जो होती है वहां से आग की शुरुआत हुई और उसने देखते ही देखते बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का सिलसिला शुरू हुआ। आप देखिए, बहुत दूर से ये वीडियो बनाया गया, लेकिन आग की लपटें कितनी तेजी से ऊपर उठ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी खौफनाक रही होगी। बहरहाल फायर फाइटर्स ने तुरंत आग पर काबू पाने का सिलसिला शुरू किया और बहुत कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि आग लगने के बाद तुरंत घर में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। कैसे आग लगी और आप लोग बाहर कैसे निकल पाए? 3rd फ्लोर वालों ने हेल्प के लिए बोला था, वो नीचे भागती हुई आ रही थी, मैं ऊपर आ रही थी अपने घर की तरफ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 8:30 बजे की मे भी। तो बस मैं ऊपर गई उनके साथ देखने क्या हुआ है, तो तब तक काफ़ी आग लगी हुई थी।
काफ़ी फैली हुई थी। ऊपर जहाँ आग लगी उस फ्लैट में कोई नहीं था? उस फ्लैट में थे ना, भाभी थी, उनकी छोटी बेटी थी और बाबा थे, मतलब दादा उनके, बस वो 3 लोग थे। उनको कैसे बाहर निकाला? उनको मेरे साथ ही पहले तो हमने बुझाने की कोशिश की है, फिर जब नहीं बुझी तो फिर हम नीचे आए, उनके रिलेटिव्स आ गए थे, उन्होंने एमसी वगैरह डाउन की, तो फिर सारे नीचे आ गए थे हम लोग। आग कैसे लगी? क्या एसी का ही आई थिंक है, वो शॉर्ट सर्किट हुआ तार में या जो भी आया। एसी के 5-6 धमाके हुए हैं, बस एसी का इंडोर आउटडोर दोनों फटा है। 4th फ्लोर। हाँ, सेकंड फ्लोर में था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, वो कंप्रेसर में फिर ऊपर जाके ना वो कंप्रेसर थोड़े से जो आउटडोर होता है उसमें आग लग गई, जो छत पे लगे हुए आउटडोर छत पे लगे हुए आउटडोर थे उसमें आग लग गई और उसके बाद वो थोड़े से ब्लास्ट होते चले गए। बस वो एसी का कनेक्शन क्या एक ही है? जो स्प्लिट एसी लगे हैं वो हर फ्लोर पे अलग अलग है? हर फ्लोर पे अलग अलग है, सारे आउटडोर ऊपर हैं और नीचे हैं हमारे में। सभी एसी में ब्लास्ट हुआ? वो फिर ऊपर के जो 4 एसी हैं सब पे कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है बस। जिस फ्लोर पे आग लगी उस फ्लोर पे कोई था नहीं? कोई नहीं। नहीं वो क्योंकि वो लगी छत पे है, जो फ्लोर पे थे अंदर उनको पता चल गया था, वो फटाफट से नीचे आ गए थे वो भी। दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में एक मकान में आग लग गई। आग तकरीबन 9:12 पर लगी, जिसके बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग को बुझाया गया है। तस्वीरों में मैं दिखा दूं कि ये सी ब्लॉक का 429 नंबर का ये मकान है, जिसके 3rd फ्लोर के छत पे आग लगी थी। आपको बता दें कि 2nd फ्लोर से शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद 3rd फ्लोर के छत पे जो एसी का आउटर रखा हुआ था उसमें ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद आग वो उसके बाद फैल गई है और फैलने के बाद आग 3rd फ्लोर के फ्लैट और 2nd फ्लोर के फ्लैट को अपने चपेट में लिया है, जिसके बाद जो 3rd फ्लोर का फ्लैट है वो पूरी तरीके से जल गया है। वो फ्लैट एक डीआरडीओ के बड़े अधिकारी का बताया जा रहा है, जो कि परिवार के लोग उस वक्त जिस वक्त आग लगी वो यहाँ से बाहर थे, लेकिन बाकी के जो फ्लोर हैं इन फ्लोरों पे लोग रह रहे थे। 5 से 6 लोग उस वक्त अलग अलग फ्लोरों पे थे, जिन्हें सबको सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 8 दमकल की मौके पर गाड़ियां पहुंची थी, जिसके बाद आग को पूरी तरीके से कंट्रोल करके सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कैमरा पर्सन दिनेश चंद के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। मध्य प्रदेश के दतिया में मचे बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम हाउस में कल शाम ये मुलाकात हुई। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल भी मौजूद थे। दतिया में नरोत्तम मिश्रा की जगह बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया और नाम के ऐलान के बाद ही दतिया में नरोत्तम के समर्थकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। हाईवे को जाम कर दिया, पुलिस से भिड़ गए और नरोत्तम मिश्रा की अपील के बाद भी जब समर्थक नहीं माने तो सत्ता और संगठन की तरफ से उन्हें तलब किया गया। सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा के तेवर भी बदल गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक होगा। वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी जाएंगे। बातचीत हुई है आपकी जो है? बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे आप समर्थक से? क्या मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे फिर? परसों। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी इस पर बयान आया। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी वोटों से जीतेंगे। हेमंत ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने भाववेश होकर के इस्तीफा दिया है, लेकिन संगठन ने फैसला लिया कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे।
और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। शनिवार को सीईओ चयन समिति की पहली बैठक हुई। इसमें सीईओ के लिए उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सीईओ बनने के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। उम्मीदवार को 20 साल का अनुभव होना जरूरी है, तो वहीं उसका राम भक्त वैष्णव होना भी जरूरी है। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का रखा गया है, जो आगे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। सीईओ के लिए प्रशासन और फाइनेंस के साथ साथ आईटी और सुरक्षा की समझ जरूरी है। इसके साथ ही सिलेक्शन कमेटी ने 15 पॉइंट में सीईओ के कामकाज को भी बताया। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। चढ़ावा चोरी पर सियासत भी खूब हो रही है। आज से आम आदमी पार्टी देश भर में सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है। एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस और एसआईटी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक के बाद एक आरोपियों को रिमांड पर लेकर अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे भी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस चढ़ावा चोरी कांड के बाद अयोध्या के राम मंदिर प्रबंधन में एक के बाद एक बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बनाई गई सर्च कमेटी की पहली अहम बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई। बैठक में रिटायर्ड न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हवारे शामिल हुए। ट्रस्ट 1 महीने के अंदर नए सीईओ का चयन करने की कोशिश में है। बैठक में सीईओ पद के लिए आवेदन की योग्यता और चयन के नियम तय किए गए। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसे काम और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। इच्छुक उम्मीदवार का सक्रिय हिंदू और राम भक्त वैष्णव होना जरूरी है। सीईओ पद के लिए कम से कम 20 साल का अनुभव जरूरी है। साथ ही प्रशासन, फाइनेंस, आईटी, सुरक्षा में काम करने का अनुभव हो। हिंदू धार्मिक संस्थान के प्रबंधन के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। सीईओ का चयन केवल प्रशासनिक अनुभव के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार की ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता, धार्मिक आस्था और बड़े संस्थानों के संचालन का अनुभव भी परखा जाएगा। 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को कर लिया जाए। दूसरी चीज़ की ऑलरेडी एक ईमेल आएगा। उस ईमेल पर जो भी इच्छुक प्रत्याशी होंगे वो अपना बायोडाटा भेजेंगे। उसके बाद उनको बाकायदा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनके इंटरव्यू में उनके प्रोफाइल के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे और फिर जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच कराने की कोशिश की जाएगी। रिक्वायरमेंट अगर बात करें तो एक सहमति एकदम से बन गई है कि पहली शर्त तो ये है कि उस व्यक्ति को हिंदू मंदिर के अंदर हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आप श्रद्धा से काम करेंगे तो फिर बेहतर करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ठीक दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको प्रशासनिक या फिर वित्तीय अनुभव कम से कम 20 साल का एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जो कि माना गया था कि पिछले मामले में वो चीज़ नहीं थी। और तीसरी चीज़ कि अगर वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो एक तरफ आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना होता है, दूसरी तरफ क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि भीड़ के हिसाब से अगर आप देखें तो 2-2 लाख तक श्रद्धालु वहाँ पे चले जाते हैं। इतने शिरडी और तिरुपति की अगर बात करें तो 70,000 से 1 लाख के बीच में वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं मैक्सिमम पर डे। यहाँ पर 2-2 लाख तक वो आंकड़ा चला जाता है कई बार। तो वो मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए। मतलब ये कि आपको HR का अनुभव हो, आपको क्राउड मैनेजमेंट आपको आता हो, आपको फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, और इन सब के साथ साथ हिंदू धर्म में आपकी आस्था होनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति को सीईओ के तौर पर रखा जाएगा। सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से रखी गई है। इंटरव्यू के लिए आवेदन रिटायर्ड और वर्किंग कोई भी कर सकता है, बस उनको धर्म और प्रबंधन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आवेदन ईमेल से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए अलग ईमेल आईडी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार searchcommittee.srjbt@gmail.com पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए एक शर्त भी तय की गई है। नियुक्ति के बाद उसे अयोध्या में ही रहना होगा, यानी सीईओ का काम फुल टाइम होगा।
इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो शर्त रखी गई है कि आपको अयोध्या में ही रहना होगा और 3 साल का एक कार्यकाल होगा। जैसे अभी के कोषाध्यक्ष के बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे गोविंद देवगिरी के कि मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो इस तरह की चीज़ें कर लेता हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकर आता हूँ। मतलब ये कि अब जो शॉर्ट टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं चलेगा, आपको फुल टाइम CEO चाहिए। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि सारा प्रबंधन ठीक तरीके से हो, जैसे फाइनेंस के मामले में ही जो चढ़ावा चोरी की समस्या आई उस तरह की घटना दोबारा तो होनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जो धनराशि आ रही है उसका समुचित उपयोग कैसे किया जा सके, जैसे कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके और फिर वो जो रिटर्न है उसको आप बाकी कामों में लगाएं जो धर्मार्थ वाले काम हैं। तो इन सब की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही CEO बनाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि अगले 1 महीने के अंदर जो पात्र अभ्यर्थी हो उसको CEO के तौर पे नियुक्ति कर दी जाए। तो पहले ही इंडिया टीवी ने इस बात को रिपोर्ट किया था। राम मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है कि जो अब तक हुआ वो दोबारा नहीं हो। इसके लिए प्रशासन को सख्त और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। इसी बीच अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का कलंक है। इसका सभी को सिर्फ खेद ही नहीं बल्कि वो खुद को छोटा भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि व्यवस्था में सुधार होगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देवगिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। नृपेंद्र मिश्रा जिस कांड को कलंक बता रहे हैं, SIT और अयोध्या पुलिस उसी कलंक को मिटाने में जुटी है। अयोध्या पुलिस अब तक चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों में से 4 को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है, जबकि अब मामले के 2 और आरोपियों को अयोध्या पुलिस रिमांड पर लेने वाली है। अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। इस मामले में अयोध्या पुलिस की तरफ से एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट ने इस पर 14 जुलाई को सुनवाई का समय तय किया है। अयोध्या पुलिस अब तक रिमांड में लिए गए अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लंबी पूछताछ की है। उनसे इस चोरी कांड को लेकर कई अहम सुराग मिले हैं, काफी कुछ बरामद भी हुआ है। अब पुलिस उन सुरागों का टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ कर मिलान करना चाहती है, ताकि चढ़ावा चोरी कांड के बाकी तार को भी जोड़ा जा सके। क्योंकि टीनू यादव को मंदिर में हुए इस पाप का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि मंदिर में चढ़ावा की गिनती की देखरेख का पूरा जिम्मा सुभाष श्रीवास्तव के पास था। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सियासत भी जारी है। आम आदमी पार्टी चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। पार्टी आज रोहिणी सेक्टर 10 के जापानी पार्क में सुबह 10 बजे सुंदर पाठ का आयोजन करने जा रही है। इसके साथ ही पार्टी देश भर में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी, जिसमें राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। कंस्ट्रक्शन के की 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, CCTV कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। दिल्ली में हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह रखे जाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लोग, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद सब लोग बड़ी श्रद्धा से इस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब भगवान का आशीर्वाद लेके
भगवान की शरण में जाके सब लोग ये काम करेंगे तो जरूर चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को सजा मिलेगी। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर नेता लखनऊ से दिल्ली तक अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। सभी की एक ही कोशिश है भगवान राम के सहारे अपनी सियासी नैया को लगाना। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित चोरी और हेराफेरी के मामले की जांच तेज हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति की 4 सदस्यों की समिति पिछले 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में हर हालात की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसके लिए काउंटिंग की जगह पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपों के घेरे में आए कर्मचारी को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। जांच दल का कहना है कि उद्देश्य सिर्फ जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका साफ करना ही नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि बद्रीनाथ धाम की गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरीके से कायम रहे। समिति ने कहा कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही रिपोर्ट जल्द सौंप दी जाएगी। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में भी चोरी को लेकर के, चढ़ावे चोरी को लेकर के जांच जो है वो तेजी से चल रही है। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसमें देखा जा रहा है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया। उस वक्त मौजूद लोगों से बातचीत की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की फ्रेम दर फ्रेम इस वक्त जांच हो रही है। कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और फिर सभी के बयानों का मिलान होगा ताकि कॉन्ट्रडिक्ट क्या है, क्या कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, इसको पकड़ा जा सके। और इसी दौरान एसआईटी भी खंगाल रही है कि आखिर अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। हालांकि अभी तक इसकी जांच जारी है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी को लेकर जब खबर सामने आई थी उसी के बाद से एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं और 3 साल का जो रिकॉर्ड है उसकी पड़ताल की जा रही है और कर्मचारियों से पूछताछ तो की ही जा रही है। लेकिन जहां पर वो चढ़ावे की गिनती होती है वहां जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी को भी अच्छे से देखा जा रहा है कि क्या कहीं भी चोरी के जो सबूत हैं वो दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं। और अगली खबर कोलकाता से है जहां के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे के करीब 136 साल पुरानी मस्जिद को रिलोकेट करने की तैयारी हो रही है। कोलकाता एयरपोर्ट के एयर साइट पर मौजूद 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को हटाने का फैसला लिया गया है। बांकड़ा मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। वहीं शनिवार से इस मस्जिद में जाने के लिए जारी होने वाले एंट्री पास को भी बंद कर दिया गया है। मस्जिद में नमाज पर भी रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मस्जिद को शिफ्ट करने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के दूसरे रनवे के एक्सटेंशन का काम हो पाएगा। मस्जिद की वजह से ये काम लंबे वक्त से रुका हुआ था। शनिवार सुबह स्थानीय विधायक सौरभ सिकदर मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों से बैठक करके पूरे मामले में किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की। विधायक के मुताबिक नमाज के लिए आने वाले ज़्यादातर लोग इस काम के लिए सहमत हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी तरह की अफवाह या उकसावे की बातों से बचने की अपील की। দেখুন মসজিদটি এয়ারপোর্ট অথরিটির জায়গা, রাজ্য সরকারের জায়গায় নয়। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এয়ারপোর্ট অথরিটি করতে পারবে। কিন্তু আমি যে বিষয়টা আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই, এই মসজিদটির জন্য এক ধারে যেরকম নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জীবন ঝুঁকিতে থাকছে। কারণ হচ্ছে এখানে যে ঢুকছে যারা ওখানে নামাজ পড়তে তাদের কোনো পাস ইস্যু করা হয় না, তারা খালি আধার কার্ড দেখিয়ে ঢোকে এবং সিআইএসএফ এর অনেক জওয়ান এবং একটা বাস রাখতে হয় তাদের নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার জন্য। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে এই মসজিদটা থাকার জন্য এয়ারপোর্টে রানওয়ে সম্প্রসারণ হতে পারছে না এবং রানওয়ে সম্প্রসারণ হতে না পারার জন্য অনেক বড় বড় এয়ারলাইন্স এখানে কিন্তু আসতে পারছে না। বড় বড় এয়ারলাইন্স না আসতে পারার জন্য যেভাবে এয়ারপোর্টের রেভিনিউ লস হচ্ছে, এখানে লোকদের কর্মসংস্থান লস হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে এয়ারপোর্টের বিকাশ আটকে আছে। এক সিকিউরিটি ইস্যু, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে বারবার সিকিউরিটি থ্রেট আসছে। সেখানে এয়ারপোর্ট দিয়ে মুভমেন্ট করেন, প্রধানমন্ত্রী মুভমেন্ট করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুভমেন্ট করেন, সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোর উপর এক্সট্রা চাপ আসে।
কিন্তু কেন একটা মসজিদকে স্থানান্তরিত করতে কি অসুবিধে আছে? রাষ্ট্রের কাজে যে কোনো সম্পত্তি, যে কারুর বাড়ি, কারুর জায়গা, ফ্যাক্টরি যদি সরানো যায় তাহলে মসজিদও সরানো যাবে। আমরা বারবার বলেছি যে মসজিদের জন্য যা প্রয়োজনীয় ল্যান্ড লাগে সেটা আমরা উদ্যোগী হয়ে করে দেব। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट की बांकड़ा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। আমাদের তো কোনো খবর দিই হ্যাঁ অবশ্যই কেন নামাজ পড়বো না হ্যাঁ 5 বার হয় 5 বার আপনারা কি নিয়ে যান ভিতরে আরে আধার জমা দিতে হয় আধার আর শুধু বাঁকড়ার এলাও আছে বাঁকড়ার লোকের এলাও অবশ্যই যাবো কেন যাবো ঠিক আছে আসি তারপরে এখন তো আমাদের তো অথরিটি কোনো খবর দিইনি। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त घमासान मचा है। पार्टी दो गुटों में बटी दिख रही है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के साथ है तो दूसरा गुट प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने नाराज नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान चन्नी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने नेताओं के मनाने की उनको पूरी कोशिश की, लेकिन नाराज नेता झुकने के लिए तैयार नहीं दिखे। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कह दिया है कि पंजाब में कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं चलेगा। ठोक के बोलने चाहिए लीडर, सानू कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं जरूर। कि स्लीपर सेल ते कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा। कांग्रेस के वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस है, उन्हीं सेंटिमेंट्स के मुताबिक ही फैसला होगा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर घमासान। चन्नी बोले राजा वडिंग छोड़ें कुर्सी। रंधावा की दो टूक, नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह और पार्टी नेताओं के बीच गुटबाजी खत्म होती नहीं दिख रही है। प्रभारी भूपेश बघेल की तमाम कोशिशों के बाद भी पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। शनिवार को कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग में भूपेश बघेल ने बगावत खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी रंधावा गुट की बैठक में चन्नी और रंधावा के तल्ख तेवर बरकरार रहे, जिसके बाद अब पूरा विवाद आलाकमान के पास भेज दिया गया है। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है उसमें कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा। चंडीगढ़ में बागी गुट से 2 घंटे चली मीटिंग के दौरान हर वक्त माहौल गरमाया रहा। 3 सांसदों और 9 विधायकों वाले बागी गुट ने साफ कर दिया कि वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग की अगुवाई में काम नहीं कर सकते। सूत्रों की माने तो नेताओं ने राजा वडिंग को लेकर जमकर सवाल खड़े किए। नेताओं ने कहा कि हाईकमान को उनकी नई नियुक्ति वाले फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। इस दौरान भूपेश बघेल नेताओं को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं दिखा। सांसद सुखजिंदर रंधावा ने तो सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें कांग्रेस को डुबोने वाला प्रधान नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चलेगा। वो कम करना कि पंजाब के कांग्रेस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। सुखजिंदर रंधावा ने भले ही अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वो राजा वडिंग के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते।
वहीं सुखजिंदर रंधावा के बयान पर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है कि कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो बीजेपी और आप के नेताओं से मिल रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਜ਼ 100% ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ पंजाब ਨੂੰ बिल्कुल नहीं चाहिए। सूत्रों की माने तो चन्नी रंधावा गुट ने भूपेश बघेल के साथ हुई मीटिंग में साफ कर दिया है कि 2 ही शर्तों पर पूरा विवाद सुलझ सकता है। पहली, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और दूसरी, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करके पूरा चुनाव लड़ा जाए और टिकट वितरण में चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। हमारा मकसद जीतना है और जीत पॉपुलर फेस ही सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना था कि जो आपकी डिमांड्स आपने मेरे पास रखी वो वर्बेटिम वर्ड बाय वर्ड मैं ऊपर ले आऊँगा और उसका कुछ हल होगा तो ऊपर वाले निकाल कर मुझे बता देंगे और मैं आपको कन्वे कर दूंगा। सो मैं समझता हूँ विद इन अ वीक एवरीथिंग जो भी पंजाब की एक्सपेक्टेशंस हैं, कांग्रेस के वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं सेंटिमेंट्स के मुताबिक ही फैसला होगा। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पंजाब में जीत के लक्ष्य को लेकर तैयारियां कर रही है, लेकिन पार्टी में जारी गुटबाजी ने कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है। और अब खबर बिहार से, जहां अरवल जिले में नेशनल हाईवे नंबर 139 पर कल एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरे टेम्पो और डंपर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में पति पत्नी के साथ साथ 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार मच गई। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। उधर मध्य प्रदेश के देवास में बदमाश ने तलवार से एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। हिस्ट्री शीटर ने एक युवक पर तलवार से हमला किया। पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये घटना देवास के सिटी कोतवाली थाना इलाके के शांतिपुरा की है, जहां 2 पक्षों के बीच कुछ विवाद हुआ और बात हिंसक मोड़ तक पहुंच गई। बदमाश दुर्गेश उर्फ बंटी ने नीतेश राव पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से 23 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश अब उसकी दी जा रही है।